हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फर्स्ट ईयर की ये पार्ट फर्स्ट की राजनीतिक विकास की अवधारणा की बात करते हैं। पिछले लेक्चरों में मैंने आपको कल राजनीतिक विकास और राजनीतिक विकास के प्रतिमान लुशियन डब्ल्यू पाई हंटिंगटन की किताब के बारे में बात की थी, विकास के पैटर्न के बारे में बात की थी। आज हम विकास की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में बात करते हैं जिन्हें लुशियन डब्ल्यू पाई ने विकास अवधारणा, क्योंकि राजनीतिक विकास का जो संबंध है वो है तृतीय विश्व में जितने भी देश उदय हुए, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में जितने भी देश हुए, उन विकासशील देशों में जो राजनीतिक व्यवस्था बनी उनमें विकास हुए। तो अलग अलग विचारकों ने अपने अलग अलग तरीके से देखा, अलग अलग समझने का प्रयास किया और ये बताने का प्रयास किया राजनीतिक विकास कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है और ना ही कोई ऐसी सर्वमान्य सीधी सादी कोई परिभाषा इसको मान सकते हैं। विभिन्न विचारकों ने अलग अलग तरीके से इसको समझने और समझाने का प्रयास किया। अवधारणाओं को लुशियन भाई ने मान किया। पहली जो अवधारणा है वो कुछ इस तरह से है। पहली जो अवधारणा है राजनीतिक विकास आर्थिक विकास की पूर्ण शर्त है। विकास की दूसरी जो धारणा है वो ये है औद्योगिक समाजों की विशिष्ट राजनीति राजनीतिक विकास है। राजनीतिक विकास है। तीसरी जो धारणा है वो ये है राजनीतिक आधुनिकीकरण। राजनीतिक आधुनिकीकरण राजनीतिक विकास है। राजनीतिक विकास है। चौथी जो धारणा है वो है आपका राष्ट्रीय व्यवहार के रूप में राष्ट्रवाद के व्यवहार के रूप में इसको मान सकते हैं। और
पांचवी जो बात आती है वो प्रशासनिक और वैधानिक विकास के रूप में आती है। पांचवी जो बात आती है वो है प्रशासनिक और वैधानिक विकास के रूप में आती है। छठी जो बात आती है वो आती है, छठी जो बात आती है वो आती है आपको बहुसंख्यक समुदाय की योगदान रूप में योगदान के रूप में नंबर 7 जो बात आती है वो आती है लोकतंत्र के निर्माण के रूप में। लोकतंत्र के निर्माण के रूप में, निर्माण के रूप में। 8वीं जो बात आती है वो आती है आपके स्थायित्व एवं व्यवस्थित परिवर्तन के रूप में। स्थायित्व एवं व्यवस्थित परिवर्तन के रूप में। 9 जो बात आती है वो है गतिशीलता और शक्ति के रूप में। गतिशीलता और शक्ति के रूप में। 10वीं जो बात आती है वो आती है, 10वीं जो बात आती है वो ये है आपका सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में। इस तरह से मैं बता चुका हूँ आपको, बता चुका हूँ राजनीतिक विकास की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। तो किसी विचारक ने राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास की पूर्व शर्त माना है, किसी विचारक ने औद्योगिक समाजों की विशिष्ट राजनीतिक रूप में माना है, किसी ने राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में माना है, किसी ने राष्ट्रीय राज्य के व्यवहार के रूप में माना है, किसी ने राष्ट्रीय राज्य के व्यवहार के रूप में माना है, किसी ने प्रशासनिक और वैधानिक विकास के रूप में माना है, किसी ने बहुसंख्यक जन समुदाय के योगदान या जनता की सक्रिय सहभागिता के रूप में माना है, लोकतंत्र के निर्माण के रूप में माना है, किसी ने स्थायित्व और व्यवस्थित परिवर्तन के रूप में माना है, किसी ने गतिशीलता और शक्ति के रूप में माना है, और किसी ने सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में इसको इस तरह से माना है। अब मैं आपको इन्हें डिटेल बता देता हूँ। लुसिन डब्ल्यू पाई ने अपने ग्रंथ एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में पर्याप्त विस्तार से राजनीतिक विकास की संकल्पना को प्रस्तुत किया है। उन्होंने राजनीतिक विकास के प्रचलित विभिन्न अर्थों का आलोचनात्मक समीक्षा करते हुए उन्हीं कमियां उजागर की। राजनीतिक विकास के प्रचलित विभिन्न अर्थ निम्नलिखित हैं, जिन्हें लुसिन पाई ने अमान्य किया है।
राजनीतिक विकास आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है। राजनीतिक विकास राजनीति की एक ऐसी स्थिति को कहा जाता है जो आर्थिक उन्नति, प्रगति और समृद्धि में सहायक हो। व्यवहार में यह दृष्टिकोण निषेधात्मक है, जिससे राजनीतिक विकास आर्थिक विकास के साथ जुड़कर रह जाता है। इन दोनों को मिलाना तर्कसंगत नहीं है। औद्योगिक नंबर 2 है औद्योगिक समाजों के लिए विशिष्ट राजनीति के रूप में राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास की धारणा भी आर्थिक विकास से जुड़ी हुई है। इसमें यह माना गया औद्योगिक जीवन भी एक ऐसे सामान्य प्रकार के राजनीतिक जीवन को प्रकट करता है जिसको हर समाज प्राप्त करना चाहता है। यह धारणा भी आर्थिक विकास के साथ राजनीतिक विकास को जोड़ने वाली होने के कारण अमान्य हो जाती है। राजनीतिक आधुनिकीकरण नंबर 3 है। राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में राजनीतिक विकास कोलमैन, लिपसेट आदि ये मानते हैं राजनीतिक विकास से अभिप्राय विकसित पश्चिमी और आधुनिक देशों के अध्ययन के साथ ही वह तौर तरीके का अध्ययन है जिसका अनुसरण करने का प्रयास विकासशील देश कर रहे हैं। पाई के अनुसार ऐसे दृष्टिकोण में इस तथ्य की अवहेलना की गई है जो पिछड़े और विकासशील देशों की अपनी ऐतिहासिक परंपरा है, जिन्हें वो हर चीज़ को पश्चिमी और आधुनिकता के अनुसरण कर पाने की खातिर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। नंबर 4 है राष्ट्रीय राज्य के व्यवहार के रूप में राजनीतिक विकास। कुछ लोग ये मानते हैं राजनीतिक विकास में राजनीतिक जीवन का संगठन और राजनीतिक कार्यों की संपन्नता उन मापदंडों के अनुसार होती है जो आधुनिक राष्ट्रीय राज्य से अपेक्षित हैं। इस दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हुए पाई का कहना है राष्ट्रवाद राजनीतिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक शर्त तो है, लेकिन यह कोई पर्याप्त शर्त नहीं है। राजनीतिक विकास को राष्ट्र निर्माण के समान होने योग्य समझा जाता है, न कि राष्ट्र राज्य के साथ। नंबर जो 5 आती है वहाँ प्रशासनिक और वैधानिक विकास के रूप में राजनीतिक विकास। पार्सन्स और वेबर ने इस बात पर जोर दिया राजनीतिक विकास का समाज की प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था से बड़ा गहरा संबंध है, अतः प्रभावपूर्ण नौकरशाही की स्थापना आवश्यक है। पाई का कहना है यदि प्रशासन पर अधिक जोर दिया तो इससे राज्य व्यवस्था में असंतुलन पैदा हो जाएगा। असंतुलन राजनीतिक विकास के रास्ते में रुकावट बन सकता है। नंबर 6 है बहुसंख्यक जन समुदाय के योगदान के रूप में राजनीतिक विकास। यदि जनता अधिक से अधिक राजनीतिक कार्यों में भाग ले तो राजनीतिक विकास संभव है। मताधिकार के विस्तार को सार्वजनिक सहभागिता के माध्यम से निर्माण प्रक्रिया का विकसित रूप समझा जाता है। पाई का कहना है ऐसे दृष्टिकोण से भ्रष्टाचारी जनसेवकों का प्रभाव बढ़ जाएगा। नंबर 7 है लोकतंत्र के निर्माण के रूप में राजनीतिक विकास। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विकास का अर्थ है लोकतांत्रिक संस्थाओं और व्यवहारों की स्थापना। पाई का कहना है विकास और लोकतंत्र की परस्पर अबाध्य और अभिन्न नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ये दोनों भिन्न बातें हैं। नंबर 8 है स्थायित्व और व्यवस्थित परिवर्तन के रूप में राजनीतिक विकास। इस विचार के अनुसार विकास राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित है। यह दृष्टिकोण प्राय राजनीतिक स्थायित्व की धारणा पर केंद्रित है जो उद्देश्यपूर्ण और स्थायित्व परिवर्तन की क्षमता पर निर्भर करता है। पाई का कहना है विकास से संबंधित इस दृष्टिकोण की मुख्य समस्या यह है कितनी व्यवस्था आवश्यक अथवा वांछनीय है और किस उद्देश्य के लिए परिवर्तन निर्देशित होना चाहिए। नंबर 9 है गतिशीलता और शक्ति के रूप में राजनीतिक विकास। इस विचार के अनुसार हम राजनीतिक व्यवस्थाओं का मूल्यांकन इस आधार पर करते हैं वह अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग किस प्रकार, किस स्तर, किस मात्रा में करती है। पाई का कहना है इस प्रकार की व्याख्या को लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर ही लागू किया जा सकता है। नंबर 10 है सामाजिक परिवर्तन की बहुउद्देशीय प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास किसी न किसी रूप में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के अन्य पहलुओं को संगठित घनिष्ठ रूप से संबंधित है। विकास के रूप में अन्य रूपों में राजनीतिक विकास को संपूर्ण रूप से अलग करने की कोशिश करना अनावश्यक और अनुपयुक्त है। पाई इस आधार पर इस विचार की प्रशंसा करता है यह विकास रूप एक दूसरे संबंध है, विकास कार्य आधुनिकीकरण है। अतः ये मान सकते हैं इन सभी विचारकों ने जो कहा है, जो विचार दिया, अपने अपने दृष्टिकोण दिया है, उस सभी को
दूसरे पाई ने अमान्य किया है। इस बात को इसको यहीं रोकता हूँ आगे।